Hello everyone, a very warm welcome to all of you. Today we are going to look into the topic of role of women and women's organization that falls under Indian society, that is part of our GS paper 1. That's right. This lecture is going to be in English as well as Hindi. That is, it's going to be bilingual. And the medium of instruction will be English. Right, okay. So let's find out what all subtopics we are going to cover under this topic. So first one is position of women in history. Then there will be women's constitutional and legal rights, institutions for women empowerment, women organizations, success journey of Indian women since independence, problem of Indian women in 21st century, women empowerment policies and programs. So first सब टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि हम कनेक्शंस एस्टैब्लिश करेंगे कि हिस्ट्री से लेकर अब तक किस तरीके से वुमेन का स्टेटस रहा है, क्या प्रॉब्लम्स रही हैं, किस तरीके से स्टेटस डिटीरियोरेट हुआ है. वुमेन्स कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट्स में हम देखेंगे कि क्या क्या प्रोविजंस अवेलेबल है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगली क्या राइट्स हैं वुमेन के. देन हम देखेंगे कि क्या क्या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए हैं, क्या इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं आज भी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमारी कंट्री में, हमारी सोसाइटी में. देन वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि एक पार्ट, अगर हम दो पार्ट्स में हमारे टॉपिक को डिवाइड करें तो फर्स्ट विल बी रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी, देन सेकेंड वन विल बी रोल ऑफ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारे इस टॉपिक का, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस. देन सक्सेस जर्नी ऑफ इंडियन वुमेन सिंस इंडिपेंडेंस, विल लुक इनटू दिस. इससे आपको बहुत अच्छी केस स्टडीज मिल सकती है अपने मेंस में आंसर्स में कोट करने के लिए एंड इवन ऐसे पेपर के लिए. प्रॉब्लम्स ऑफ Indian women in 21st century. Of course, the problems are far from over. They are still there even in 21st century. जबकि women के पास rights हैं, constitutional, legal, fundamental, तभी भी problems अभी भी persist करती हैं. This is the reality of the society which everyone is aware of. Then women empowerment and policies and programs देखेंगे हम कि क्या क्या empowerment के लिए policies and programs run कर रही है government. तो start करते हैं. Howsoever high the status of women might have been raised under the law, in practice they continue to suffer from discrimination, harassment and humiliation. They are not taken seriously in obtaining opinions, not treated as equal to men and not given due respect. तो women का status हमारी society में कितना भी high consider होता हो, there is goddess worship. ये भी हमारी एक इंडियन सोसाइटी में ये आयरनी है कि यहाँ पे हम गर्ल्स की और विमेन की इतनी वर्शिप करते हैं, उनको इतना मानते हैं, लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी में लॉज और राइट्स के होते हुए भी कितना भी स्टेटस उनका रेज करने की कोशिश की गई हो, बट इन प्रैक्टिस मेंटालिटी कुछ भी चेंज नहीं हुई है. एक तरफ हम उनकी पूजा करते हैं, दूसरी तरफ हम उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हरास करते हैं एंड ह्यूमिलिएट करते हैं. They are not taken seriously in obtaining opinions, not treated as equal to men, not given due respect. ना तो उनको के opinions को seriously लिया जाता है, ना उनसे उनका opinion पूछा जाता है. Of course, some exceptions could be there which should be well appreciated, but let's look at the broader and general picture कि society में as a whole कितना change आया है. तो वो change उस मैग्नीट्यूड का नहीं है जिस मैग्नीट्यूड का होना चाहिए था, जिस डायरेक्शन में होना चाहिए था. तो मेन के कंपैरिजन में यहाँ पे हम पूरा टाइम जब वुमेन के स्टेटस के कम होने की बात करते हैं तो दैट इज इन कंपैरिजन टू द काउंटर पार्ट, दैट इज मेन. सो उसी को ध्यान में रखते हुए हम बात कर रहे हैं. नॉट गिवन ड्यू रिस्पेक्ट, अगर हम किसी भी इन सब चीजों में अगर कंपैरेटिवली देखें तो ऑफ कोर्स वुमेन आर द एक्सप्लॉइटेड सेक्शन. देखते हैं विमेन, पोजीशन ऑफ विमेन इन हिस्ट्री. अब हम एस्टैब्लिश करेंगे कि किस तरीके से विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम विमेन का स्टेटस, पोजीशन, रोल चेंज होता आया है सोसाइटी में और किस तरीके से वो आज जिस पोजीशन पे है वहां पहुंचा है. अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक एज में हम देखेंगे
Rigveda places women as central to the creation of all lives in the cosmos. In education, women enjoyed equality with men. So, ऋग्वेदा के टाइम पे women का जो स्टेटस था वो ये था कि ऋग्वेदा में women को सेंट्रल माना गया था, केंद्र माना गया था कॉस्मोस में हर चीज की क्रिएशन का. Women was the source of creation for every life. Okay. उसके बाद देखते हैं एजुकेशन में वुमेन बिल्कुल इक्वल, W is equal to M एजुकेशन में भी. एंड वुमेन वर पोएट्स लाइक अपाला वाज देयर, विश्ववरा वाज देयर, घोषा, लोपामुद्रा वाज देयर ड्यूरिंग दिस एरा व्हिच इज आल्सो कॉल्ड ऋग्वेदिक पीरियड. आगे देखते हैं. They had considerable freedom in choosing their life partner, particularly in higher castes. For instance, Kshatriya society brides had right of selecting their own consorts, which was known as Swayamvar. तो women का status इतना अच्छा था उस टाइम पे कि they were having the right to choose their own life partners. Especially हायर कास्ट में, जैसे कि क्षत्रिय जो सोसाइटी थी उसमें ब्राइड्स को राइट होता था कि अपना खुद का पार्टनर चूज करे. और इनफैक्ट उनके लिए स्वयंवर कंडक्ट होते थे. हमने माइथोलॉजी में देखा है हम सब ने कि किस तरीके से द्रौपदी और सीता का स्वयंवर हुआ था और भी लोगों का. आजकल जो स्वयंवर सिर्फ शोज में ही होते हैं, मतलब इतनी भी अच्छी प्रथा नहीं है कि उसे मैं नहीं कहूंगी कि आज भी कंटिन्यू होना चाहिए, बट देन टीवी के रेफरेंस से जो जिनको पता है उनको पता है मैं क्या कहना चाहती थी. वुमेन नेवर ऑब्जर्व्ड पर्दा इन दिस पीरियड. वुमेन कभी भी इस पीरियड में पर्दा ऑब्जर्व नहीं करती थी. घूंघट और पर्दा प्रथा जैसी कोई प्रथा उस टाइम पे नहीं मौजूद थी. इन द इकोनॉमिक फील्ड ऑल्सो वुमेन एंजॉयड फ्रीडम. In the religious field, she regularly participated in ceremonies. Women को अपने finances और economy से related decisions लेने के लिए पूरी freedom थी. वो जो मर्जी occupation कर सकती थी. Egalitarian society की existence थी. Religious field में भी women regularly कई सारी ceremonies perform करती थी. उसके बाद in fact, the performance of religious ceremonies was considered invalid without wife joining her husband as his full partner. तो अगर wife अपने husband के साथ किसी religious ceremony में participate नहीं करती थी तो वो ceremony invalid consider होती थी. Women participated in popular political assemblies. Political assemblies में भी women का participation देखा गया है और encourage किया जाता था, mandatory था. लेटर वैदिक पीरियड हम नेक्स्ट स्टेज पे आ गए हैं हिस्ट्री की. मोस्ट ऑफ द रिलीजियस रिचुअल्स एंड राइट्स नॉट ओनली डिप्राइव्ड वुमेन बट ऑल्सो मेड इट एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ ब्राह्मण. सो ज्यादातर जो रिलीजियस एंड रिचुअल्स थे और राइट्स मतलब जो रीति रिवाज के कंडक्ट करने के लिए जो राइट थे वुमेन के, ना ही सिर्फ उनसे वो ले लिए गए बल्कि ये जो प्रिविलेज था ये क्लास डिवाइड के चलते सिर्फ ब्राह्मण तक सीमित रह गया. सिर्फ ब्राह्मण ही रिलीजियस एक्टिविटीज को करने के लिए सिर्फ ब्राह्मण का एक्सक्लूसिव राइट एस्टैब्लिश हो गया. विमेन वर डिनाइड टू रीड वैदिक टेक्स्ट. इनफैक्ट विमेन को वैदिक टेक्स्ट रीड करने से भी प्रोहिबिट कर दिया गया. Both these stifled and suppressed the women's right and opportunities in every possible way. Virtually, the position of women was opposite to EVP life. तो अर्ली वैदिक पीरियड के बिल्कुल उलट हो गया लेटर वैदिक पीरियड में. वुमेन का की जो सारी राइट्स और अपॉर्चुनिटीज थी, एजुकेशन की, रिलीजियस जो एक्ट्स करने की उनको आज़ादी थी, जो अपनी इकोनॉमिक फ्रीडम थी उनको, वो सब कुछ चेंज हो गई, बिल्कुल उलट हो गया एलवीपी से. Women became mere childbearing machines and primarily began to be seen as source of fulfilling sexual desires. तो केवल और केवल child and sexual desires के लिए women को देखा जाने लगा. Women also lost their political rights of attending assemblies. हमने पीछे अभी अर्ली वैदिक पीरियड की टाइम पे
पढ़ा है कि वुमेन का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन था, बट यहाँ पे उनको बिल्कुल डिनाई कर दिया गया कि आप पॉलिटिकल असेंबलीज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. हाउएवर द वुमेन इन द रॉयल एंड रिच हाउसहोल्ड्स एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस एंड रीच्ड पिनेकल ऑफ फेम. एग्जाम्पल गार्गी एंड मैत्री. पर फिर भी अभी भी कुछ कंडीशन में थोड़ा सा डिटेरियोरेशन होना बाकी था, जिसके चलते कुछ सर्टेन हाई रिच रॉयल क्लास फैमिलीज जो थी, उनकी जो विमेन थी जैसे कि गार्गी और मैत्रेयी, उन्होंने कुछ मतलब सर्टेन फेम एंजॉय किया उस टाइम पे. उसके बाद देखते हैं मिडिवल पीरियड में क्या हुआ. मेल शॉविनिज्म negatively influenced the society, particularly women community. The existing social evils became more prominent and also new kind of restrictions imposed on the women in the name of a religion. तो यहाँ पे मेल शॉविनिज्म मतलब मेल शॉविनिज्म से मैं समझती हूँ कि कोई भी ऐसा जो मेल्स के अंदर ये भावना होना कि मैं विमेन से सुपीरियर हूँ किसी भी तरीके से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, चाहे वो ये सोचे कि मैं ये काम कर सकता हूँ पर कोई विमेन ये काम नहीं कर सकती है, ये चीज मुझे अलाउड है बट किसी विमेन को अलाउड नहीं है. ये मैं ज्यादा एबल अपने आप को कंसिडर करता हूँ एज कम्पेयर टू अ वुमेन टू डू सर्टेन टास्क, या मैं वुमेन को अलाउ करने के राइट्स मेरे पास हैं किसी भी चीज के लिए. ये सब मेल शॉविनिज्म का पार्ट है. किसी भी तरीके से खुद को एक अथॉरिटी ओवर द विमेन समझना, किसी भी तरीके से खुद को विमेन से ज्यादा समझना किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, कुछ भी इस तरीके से जो इन कंपैरिजन, अगर हम काउंटर पार्ट्स का कंपैरिजन करें तो जो विमेन काउंटर पार्ट है उसको अपने से लोअर समझना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, चाहे खुद को एक अथॉरिटी की तरह देखना टू गिव विमेन परमिशंस टू डू सर्टेन थिंग्स, या फिर उनके कैपेबिलिटीज को अपने आप से कम समझना, इज मेल शॉविनिज्म. Women in this dark age lived a highly secluded life sanctioned by religious, orthodox and patriarchal society. तो ये women के जो status था उसका एकदम ही dark age था, और यहाँ पे women को highly secluded life, highly restrictive life जीनी पड़ती थी, sanctioned by religious, orthodox, religion के नाम पे, और patriarchal society के चलते वुमेन को बहुत ज्यादा फेस करना पड़ा इस एज में, इसीलिए इसको डार्क एज कहा जाता है. डार्क एज. ओके. देन भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड बाय तमिल साइवा नायनार्स and the Alvars in 12th century reformed Hinduism, which in turn had positive effect on women's status transcending caste lines. तो medieval एज के इस एरा में, डार्क एज में, विमेन का जो स्टेटस था वो बिल्कुल रॉक बॉटम टच कर चुका था, और जब कोई चीज एकदम रॉक बॉटम टच करती है तो बियॉन्ड दैट डिटीरियोरेट होने का जो स्कोप होता है वो उतना नहीं रह जाता. एक बार जब कोई चीज रॉक बॉटम टच करती है वो जरूर उसके बाद बाउंस बैक करने की कोशिश करती है. तो उसी तरीके से इस डार्क एज में इमर्ज हुआ भक्ति मूवमेंट, जिसके चलते तमिल साइवा नयनार्स एंड अल्वर्स के थ्रू ये स्टार्ट किया गया था 12th सेंचुरी में, जिसने कि हिंदुइज्म में कुछ रिफॉर्म्स किए, हिंदुइज्म को थोड़ा और लिबरल बनाया, जिससे कि पॉजिटिव इफेक्ट हुआ विमेन के स्टेटस में और कास्ट लाइन्स के मतलब थ्रू, जैसे कि हर कास्ट के विमेन में, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि क्या कास्ट थी उस विमेन की, उसके बियॉन्ड जाके विमेन के स्टेटस में इंप्रूवमेंट हुई एज अ होल. Despite progressive impact of Bhakti movement, Indian women continued to be oppressed across the religion and caste from womb to tomb in the following ways. तो womb से tomb तक, गर्भ से कब्र तक जो वुमेन थी, भक्ति मूवमेंट के आने के बाद भी ऑल्दो पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ था, नो डिनाइल ऑफ दैट फैक्ट, बट देन वुमेन का ऑपरेशन अभी भी बहुत ज्यादा स्केल पे कॉन्टिन्यूड ही था, और ये काफी आगे तक, इनफैक्ट जब आज तक कॉन्टिन्यूसली वुमेन ऑप्रेस्ड है तो है, ये फैक्ट है कि अभी भी पूरे तरीके से तो विमेन का एम्पावरमेंट नहीं हो पाया है एज कम्पेयर टू
द काउंटर पार्ट्स. ओके, सो आज भी ऑपरेशन है तो तब भी रहा ही होगा. तो कुछ रिलीफ आया था सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में, बट देन स्टिल अभी भी विमेन को बहुत ज्यादा ऑपरेशन था. हम देखते हैं किन वेज में क्या क्या प्रॉब्लम्स विमेन फेस करती थी उन टाइम पे. ओके, लेट्स फाइंड आउट. सो द फर्स्ट वन वाज फीमेल इन्फेंटिसाइड. आज तक ये चीज होती आ रही है सोसाइटी में, चाहे कितनी भी इम्प्रूवमेंट आई हो, बट what is this, what exists. Okay, let's accept the problems so that once we consider them and accept them as problems, then we'll be able to possibly find a solution. Child marriage, of course, पहले तो we all know, पहले क्या, अभी हमारे शायद ग्रैंड पेरेंट्स से पहली वाली जनरेशन तक, या फिर हो सकता है कुछ लोग ग्रैंड पेरेंट्स का भी चाइल्ड मैरिज का केस रहा हो. डिनायल ऑफ एजुकेशन हमने देख लिया है. मेनेंस ऑफ डॉरी इज स्टिल देयर, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट इट्स स्टिल देयर. प्रेवलेंस ऑफ सती हम जानते हैं कि जब कोई विमेन का हस्बैंड डेथ कर जाता था तो फिर उनकी जो होती थी चिता, उसके साथ विमेन एक अलाइव ह्यूमन बीइंग को उसके साथ जला दिया जाता था. कैन यू इमेजिन? आई कैन नॉट. इट्स ओह माय गॉड. ह्यूमिलिएशन ऑफ विडोज. देन humiliation of widows is not completely still absent from our society. You must have noticed, आपकी नानी दादी अगर टचवुड कोई भी ऐसा, या आपके नोन में कोई भी ऐसा है, तो बहुत सारी ऑस्पिशियस फंक्शंस में जैसे कि मैरिजेस में उनको आना अलाउड नहीं होता है, विच इज ह्यूमिलिएटिंग, राइट? जब आपकी पूरी फैमिली एक चीज सेलिब्रेट कर रही है एंड समवन इज सिटिंग बैक एट होम अलोन, इट इज एज मच ह्यूमिलिएशन एज पॉसिबल. कंटेनमेंट ऑफ वुमेन इन द हाउस. घर में रखा जाता था, बाहर निकलने नहीं दिया जाता था. चार दीवारी में रहना जिसे बोलते हैं वो प्रेफर किया जाता था. नो प्रॉपर्टी राइट्स वर देयर. प्रॉपर्टी राइट्स हालांकि अभी भी वुमेन के, ऑल्दो वुमेन को लीगली कोर्ट से लीगली कॉन्स्टिट्यूशन में अब राइट है कि मतलब वो कोर्ट के जजमेंट के बाद से कर सकती हैं अपनी प्रॉपर्टी पे, एक राइट है उनका पेरेंटल प्रॉपर्टी पे. बट स्टिल कितनी परसेंट वुमेन्स आपको लगता है कि ये राइट एक्सरसाइज करती है? उनकी ज्यादातर नहीं करती. मोस्ट ऑफ देम डोंट. Practice of पर्दा system was there. Domestic violence was there. अभी तो चलो laws हैं. Little religious freedom, बहुत ही कम religious freedom थी. And no to politics, absolute no. बहुत ही कम women rulers आपने सुने होंगे in the history. There are almost negligible number of women who have been a ruler, और रही भी है तो बहुत सी बार तो ऐसा होता था कि उनका जो चाइल्ड होता था, जो फर्स्ट मेल चाइल्ड होता था, वो काफी छोटा होता था, इसलिए उसके गार्जियन के तौर पे उसको विमेन को अलाउ किया जाता था कुछ चीजें करने के लिए. बट वो भी अपने जो नोबेलिटी होती थी उसके इंस्ट्रक्शंस के अंडर रह के करना पड़ता था. ओके, अंडर ब्रिटिश रूल at the dawn of 19th century, Renaissance and Enlightenment-driven socio-religious reform movement flowered under the British rule to voice against the suppression of women. Though English regime undermined Indian sovereignty, they supported new emerged educated class to liberate women from clutches of religious orthodox and male chauvinists in the following ways. So रेनेसां हुआ, एनलाइटनमेंट ड्रिवन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स का टाइम आया. ब्रिटिश रूल के टाइम पे हम जानते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग थे, देवेंद्रनाथ टैगोर एक्सेट्रा, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद वगैरह. तो उन्होंने वॉइस रेज की. स्पेशली हम जानते हैं कि किस तरीके से राजा राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर कितना ज्यादा काम किया उन दोनों ने विमेन एम्पावरमेंट के लिए. सप्रेशन ऑफ वुमेन के अगेंस्ट उन्होंने वॉइस रेज की. और इंग्लिश रेजीम के अंदर ऑल्दो उन्होंने इंडियन सोवर्निटी को हार्म किया, देन
एजुकेटेड, बट जब एजुकेटेड क्लास के इमर्ज होने की बात होती है तो वहाँ से विमेन का लिबरेशन थोड़ा स्टार्ट हुआ। रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स लोगों से उनको बाहर निकलने का, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स विचारों से उनको बाहर निकलने का मौका मिला, और मेल शॉविनिज्म से भी थोड़ा सा रिलीफ मिला। एंडिंग इन्फेंटिसाइड्स कोशिश की गई थी इंग्लिश रूल के टाइम पे कि इन्फेंटिसाइड्स पे चेक लगाया जाए। देन सती तो अबॉलिश ही कर दी गई थी। फिर विडो रीमैरिज वाज अलाउड लीगली, और एनहिलिएशन ऑफ चाइल्ड मैरिज के लिए बिल्कुल रोक लगा दी गई थी। एज ऑफ कॉन्सेंट का प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया था। एजुकेशन टू वुमेन, मतलब अगर इंग्लिश पीपल जो ब्रिटिशर्स थे आई एम सो सॉरी, उन्होंने एजुकेशन जब इंट्रोड्यूस की थी, उनके यहाँ पे एजुकेशन में कुछ भी ऐसा नहीं था कि आप मेल को दें फीमेल को ना दें, ऐसा कुछ भी नहीं था। बोथ वर एलिजिबल टू गेट एजुकेटेड। रोल ऑफ वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल। With the help of Bhakti movement and social religious reform movements, Indian women slowly regained their lost freedom and basic human rights. By the end of 19th and early 20th century, this transition allowed women to stand shoulder with men in the fight against British. During national struggle, Indian women showed their patriotism, nationalism, leadership, service, sacrifice, vigor and valor. तो भक्ति मूवमेंट के टाइम पे जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स आए, उसके बाद देन इंडियन वुमेन स्लोली, बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस रहा है, आज भी ऑनगोइंग ही है, इंडियन वुमेन स्लोली रीगेन देयर लॉस्ट फ्रीडम एंड बेसिक ह्यूमन राइट्स जो उनके थे वो उनको रिगेन होना शुरू हुआ, उनको वापस से मिलना शुरू हुए। और बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब 1800s के एंड तक, और अर्ली 20th सेंचुरी मतलब 1900s की स्टार्टिंग में, दिस ट्रांजिशन अलाउड वुमेन टू स्टैंड शोल्डर विद मेन। कुछ ऐसे ट्रांजिशन हुए जिसमें कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में वुमेन और मेन को एक साथ शोल्डर टू शोल्डर आने का मौका मिला। और वो क्या एस्पेक्ट्स थे? द फाइट फॉर द फ्रीडम, द फाइट फॉर इंडिपेंडेंस, द फ्रीडम स्ट्रगल, जिसमें कि वुमेन ने नेशनल स्ट्रगल के दौरान, इंडियन वुमेन ने अपना पेट्रियोटिज्म शोकेस किया, अपना नेशनलिज्म दिखाया। गांधी जी के साथ जो सत्याग्रह थे उसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन काफी मास स्केल पे था। एक जो हमारा जस्ट अ मिनट, ओके लेट इट बी। लीडरशिप उन्होंने शोकेस की, जैसे कि हमारे पास फ्रीडम स्ट्रगल से सरोजिनी नायडू जी हैं, एंड देन देयर इज रुक्मिणी देवी अरुंदले, एंड देन देयर इज उषा मेहता, या ओके। उसके बाद हम उनकी सर्विस, उनका सेक्रीफाइस, विगर, वेलोर, तो हमें बताइए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। रानी ऑफ झांसी, लक्ष्मीबाई से ज्यादा विगर और वेलोर किसी ने ही नहीं दिखाया होगा आई थिंक फ्रीडम स्ट्रगल में। और भी कुछ गर्ल्स थी आसाम बंगाल वाली साइड जिन्होंने अपनी बहुत ज्यादा विगर एंड वेलोर का शोकेस किया था फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे। वुमेन्स कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेजेस प्रीएम्बल के थ्रू वुमेन को मिलते हैं। जस्ट अ सेकंड। ओके, सो प्रीएम्बल assures socialist secular democratic republic ideals to all its citizens without any gender bias। तो प्रीएम्बल में जो अश्योर किया गया है सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बारे में, ये जो आइडियल्स हैं ये सभी सिटीजन्स के लिए सेम है। नो जेंडर बायस, किसी भी तरीके का जेंडर बायस प्रेजेंट नहीं है। इट ऑल्सो ऑफर्स इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स इंक्लूडिंग वुमेन। नो जेंडर बायस। Okay, then there are fundamental rights, equality before law, that is for women also, that is Article 14. Then the state not to discriminate against any citizen
on grounds of only religion, race, caste, gender, place of birth or any of them. ना तो स्टेट रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, ना रिलीजन, ना कास्ट, ना जेंडर के बेसिस पे, ना प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे, ना इनमें से किसी के भी बेस पे वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता किसी को भी, विच इज गिवन इन आर्टिकल 15 क्लॉज 1. देन देयर इज state to make any special provision in favor of women and children, that is article 15 clause 3. ये एक special provision है women के लिए और children के लिए. Then state to make any equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the state, that is article 16. उसके बाद है article 21, that is right to education. It provides free and compulsory education of all children in the age group of 6 to 14 years. All children means girls and boys both. Okay. Prohibition of traffic in human beings and forced labor. Article 23. Right, prohibition of forced labor and traffic in human beings. Article 24 mandates that no child below the age of 14 shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any hazardous employment. So जब भी हम child की बात करते हैं, अगर हम तब भी अगर हम boys versus girls में देखें तो girl child बहुत ही ज़्यादा vulnerable होती है as compared to the boys. तो ना तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि किसी भी चाइल्ड को अंडर द एज ऑफ 14 वर्क करने के लिए अलाउड नहीं है, चाइल्ड लेबर के लिए अलाउड नहीं है किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी और हजारदस कंडीशन में. इनफैक्ट राइट टू एजुकेशन के अंडर आता है उनका ये वाला एज. सो गवर्नमेंट प्रमोट करती है कि उनको एजुकेशन के लिए देने के लिए प्रेफरेंस मिले, ना कि काम करने के लिए उनको भेजा जाए. ये एज उनको एजुकेट करने के लिए होनी चाहिए. Okay. Then let's look into the DPSP. DPSP number 9 is state to direct its policies towards securing men and women equally the right to an adequate means of livelihood. Article 39A. Article 39A. Then equal pay for equal work for both men and women. Article 39D. Then to promote justice on a basis of equal opportunity and to provide free legal aid to ensure that opportunities of securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities, that is also under Article 39A. The state to make provisions for securing just and humane conditions to work and for maternity relief. Article 42. Just and humane conditions to work and maternity relief under Article 42 of DPSP. Early childhood care and education to children below the age of 6 years. Article 45. After 86th amendment में आर्टिकल 45 के अंडर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बिलो द एज ऑफ 6 years is there. Then the state to promote special care and educational and economic interests of the weaker section of the people and to protect them from social injustice and all forms of exploitation under Article 46 of DPSP. Then there is the state to raise level of nutrition and standard of living of its people. Article 47. हम देखते हैं कि there are numerous policies जिन सब के अंडर इन सब चीजों पे काम हो रहा है हमारी कंट्री में. ओके, तो अब देख लेते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या अवेलेबल है वुमेन के लिए. So it's to promote harmony and spirit of common brotherhood amongst all the people of India and to renounce practices derogatory to dignity of women. Dignity of women. And it is under Article 51
A E. ओके, नेक्स्ट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखेंगे हम पॉलिटिकल राइट्स में क्या प्रोविजंस हैं, क्या पॉलिटिकल राइट्स हैं जो वुमेन को एम्पावर करते हैं, जो उनकी एम्पावरमेंट के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो वोटिंग राइट्स आर डिनाइड टू वुमेन इन प्री इंडिपेंडेंस इन इंडिया। एज यू ऑल नो कि वोटिंग राइट्स प्री इंडिपेंडेंस, इनफैक्ट प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में भी वुमेन को वोटिंग राइट्स इंडिया में मिल गए थे, जहां पे कहीं भी नहीं थे तो इंडिया में तो थे। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड जेंडर बायस इन वोटिंग बाय ऑफरिंग यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज अंडर आर्टिकल, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 326, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अंडर आर्टिकल 243D, 1/3 seats in the panchayats, including offices of chairpersons, reserved for women. 1/3 seat reservation in panchayats. ये भी एक पॉलिटिकल राइट आ जाता है। एंड देन आर्टिकल 243T आ जाता है, 243T, 1/3 seats in the municipality, including offices of chairpersons, reserved for women. तो 243D और 243T में लोकल बॉडीज के अंदर वुमेन के लिए रिजर्वेशन अवेलेबल है अंडर द पॉलिटिकल राइट्स। इसके बाद लेजिस्लेटिव सेफगार्ड्स देखेंगे। जस्ट अ मिनट, लेट मी रिमूव ऑल दिस। ऑलराइट, चलो देखते हैं लेजिस्लेटिव सेफगार्ड्स फॉर वुमेन। सो फर्स्ट इज डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। यस, next is immoral traffic prevention act। थर्ड है कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट। फोर्थ is indecent representation of women prohibition act। ओके, इसके अलावा there is fifth and sixth one। Fifth is protection of women from domestic violence act। And then sixth is sexual harassment of women at workplace prevention। इसको डिलीट करती हूँ मैं पहले। at workplace
prevention, prohibition, and redressal act. So ये legislative safeguards है. नेक्स्ट देखते हैं क्या है. सो अब हम आ जाते हैं अपने इंस्टीट्यूशंस फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, नेक्स्ट सब टॉपिक पे. ठीक है, तो नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ये अभी ये वाली पूरी स्लाइड में जो हमें दिख रहे हैं वो प्री इंडिपेंडेंस टाइम के वुमेन इंस्टीट्यूशंस फॉर वुमेन एम्पावरमेंट है. तो फर्स्ट वन वाज नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस. इट वाज अ स्पेशल सोशल रिफॉर्म सेल of Indian National Congress (INC), which was formed or established by M.G. Ranade and Raghunath Rao. Please remember, MCQs आ सकते हैं बिल्कुल prelims में. In 1887. It advocated intercaste marriages, opposed polygamy and Kulinism, then privileges for Brahmins. Kulinism is basically privileges for Brahmins. It also launched pledge movement to inspire people to take pledge against child marriage. So it denounced child marriage. We are talking about National Social Conference. Next was Satyashodhak Samaj. It was founded by, we all know, Jyotiba Phule. Right? Okay. And it was among the other organizations that spread education to women. Women India Association, Madras. It was founded in 1917 by Margaret Cousins. It worked extensively for the social and educational emancipation of women. So इन्होंने भी social और educational lines पे ही काम किया. Then National Council of Women in India. Then comes National Council of Women in India. It was established in 1925. Started by women from Mumbai, Kolkata, Chennai. It aimed for women's rights. All India Women Conference, 1927. It was focused on all concerns of women, particularly education. They work for education. Okay. Next देखते हैं post independence के टाइम पे क्या हुआ. The women uplift movement in pre-independence India was led by male. During the post-independence era, the baton was passed to women itself. Many women provided inspiring leadership and wider base for the women rights movement. For instance, we can find appreciable number of women participation in sharecroppers movement. तो although pre-independence में जो initiatives थे वो वुमेन के लिए मेल्स के द्वारा लिए जा रहे थे, जैसे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, राजा राम मोहन रॉय, एंड देन ज्योतिबा फूले के बारे में हमने देखा, उन्होंने सत्यशोधक समाज के अंदर वुमेन एजुकेशन के लिए काम किया. बट पोस्ट इंडिपेंडेंस ने वुमेन हरसेल्फ केम फॉरवर्ड and took the initiative in Telangana in late 1940s anti-alcohol movement. So ये हमने भी पहले पढ़ा, sharecroppers वाला वही स्लाइड का continuation है. Sharecroppers movement was based in Telangana and it took place in 1940s. Then came anti-alcohol movement in Uttarakhand in 1960s and Chipko movement in 1970s. Both were in Uttarakhand.
The women rights movement took a upswing in 1980s, culminated in Shah Bano case. शाह बानो केस, आपने इससे पहले भी इसका hundreds of time reference सुन लिया होगा. Very important from UPSC perspective, which upheld the basic human rights of Muslim women defying orthodox Islam bodies. Next देखते हैं क्या क्या institutions रहे post independence era में. जो institutions और रहे हैं वुमेन के लिए, there were self employment women's association, सेवा, All India Democratic Women's Association, AIDWA, Indian Association of Women's Studies, then Breakthrough Trust, Gudiya Swayam Sevi Sansthan, Jugori, Rangsutra, Mahir, Technology Information Forecasting and Assessment Council Institution, TIFAC. Okay, so ये जो सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये इनके बारे में थोड़ा सा एक बार मैं बता देती हूँ कि ये किस क्या काम करते हैं. इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे देती हूँ कि कल को आपको कहीं आंसर्स में कोट करना हो तो it will be very feasible for you. तो Self Employment Women's Association, that is SEWA, it was first women's trade union. यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, first women's trade union. SEWA was first women's trade union, and it was formed in 1972, focused on improving the condition of women working in unorganized sector. It focused on women's working condition in unorganized sector. Then came All India Democratic Women Association, AIDWA. It was founded in 1981. And as a pan-India women organization, it committed to achieving democracy, equality, and women emancipation. Then there is Indian Association of Women's Studies. It was established in 1981 as well, as an institution of women academics and activists. It involved in research and teaching. तो बेसिकली विमेन इंटेलेक्चुअल्स इसका पार्ट थे, और रिसर्च, टीचिंग, एक्टिविज्म या एकेडमिशियंस, ये सब लोग इसमें ये सारी एक्टिविटीज कंडक्ट होती है. इट एक्टिवली पब्लिशेस बुक्स एंड जर्नल्स ऑन फेमिनिस्ट सब्जेक्ट्स. ओके, फेमिनिस्ट सब्जेक्ट्स पे बुक्स एंड जर्नल्स ये लोग पब्लिश करते हैं. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. 1981. Next one is Breakthrough Trust. Breakthrough Trust is working to make violence and discrimination against women and girls unacceptable. Just a minute. Thank you. Okay. So, violence के against ये काम करती है. No violence against females. This trust engages in various multimedia campaigns and mobilizes community in favor of women. It also takes actions and ensures dignity, justice and equality for all. तो ये ट्रस्ट काफ़ी कैंपेनिंग करती है सोशल मीडिया के थ्रू या मास मीडिया के थ्रू, ताकि लोग वुमेन के लिए जो फेवरेबल कैंपेन्स हो वैसी वाली ये एक मतलब माइंडसेट चेंज करने के लिए ये लोग इनिशिएटिव्स स्टार्ट करते हैं और कंडक्ट करते हैं, और
उसके अलावा ये लोग कोशिश करते हैं कि सबके लिए डिग्निटी और जस्टिस और इक्वालिटी इंश्योर कर सके। गुड़िया स्वयं सेवी संस्थान, तो गुड़िया स्वयं सेवी संस्थान, इट इज वर्किंग टू फ्री वुमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, forced prostitution and trafficking, and restoration of rights of their children at Varanasi and Mau. ये इन दोनों जगहों पे ज्यादा काम करते हैं। ये दोनों जगहें, ये जो दोनों प्लेसेस हैं, ये यूपी में है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जागोरी। तो जागोरी है the Delhi-based NGO. It is working on tracking sexual harassment. It is based in Delhi. Okay. It is working from the last 25 years with a vision of spreading feminist consciousness for the creation of a just society. तो society में feminist, female-oriented consciousness क्रिएट करने का काम कर रहे हैं काफी सालों से। इट हैज स्टार्टेड सेफ दिल्ली कैंपेन टू फाइट द प्रॉब्लम ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। सो दिल्ली में सेफ्टी का कंसर्न केसेस सबको पता है, सेफ दिल्ली कैंपेन ये लोग चलाते हैं, जिसके अंदर ये लोग एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं फॉर विमेन। Next is Rangsutra, a social enterprise that seeks to bring socio-economic development and inclusive growth in rural India with emphasis on women. तो ये socio-economic, मतलब social plus economic change के लिए काम करते हैं for women और इन जनरल। माहिर, देखते हैं माहिर के बारे में। It provides shelter and rehabilitation to destitute women. Destitute women जो कि किसी भी तरीके की खराब कंडीशन से डील कर रही हैं, उन सब women के बारे में ये लोग कंसर्न रहते हैं एंड उनको इनफैक्ट ये शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर। ओके, प्लीज ये चीज को आप बिल्कुल अपने केस किसी न किसी आंसर में, किसी न किसी केस स्टडी के तौर पे आप यूज कर सकते हैं ये एनजीओ को भी। टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल इंस्टीट्यूशन, TIFAC। तो देखते हैं ये कैसे वुमेन के लिए काम करता है। TIFAC हैज बीन instrument in general generation employment of women through knowledge involvement in research advancement through nurturing Kiran IPR scheme। तो ये लोग किरण IPR scheme रन करते हैं, जिसके थ्रू ये women को एम्प्लॉयमेंट में हेल्प करते हैं थ्रू इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिसर्च। तो मतलब आपको बताया, जब हमने IPR इज व्हाट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सो रिसर्च को प्रमोट करते हैं और फिर IPR प्रोवाइड करते हैं, वुमेन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल एनजीओज में है UN Women, formerly known as United Nations Entity for Gender and Equality and Empowerment of Women। So एक बार लिख देती हूँ, UN Women formerly उसका नाम है United Nations Entity for Gender, Equality and the empowerment of women. All right, then comes UNICEF, United Nations Children Fund,
United Nations Children. एक second, just a minute. It's Nations Children's Fund. That's right. Next is the International Women's Right Action Watch, IWRAW. It was organized in 1985 to promote recognition of women. 1985 to promote recognition of women's human rights under United Nations Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW, an international ह्यूमन राइट्स ट्रीटी. सो ये ट्रीटी भी मैं नोट डाउन कर देती हूँ यहाँ पे. यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ discrimination against women, CEDAW. ओके, तो ये एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी है स्पेसिफिकली फॉर विमेन्स राइट्स. गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस देख लेते हैं. फर्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. एपेक्स बॉडी है फॉर वुमेन डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट. नेशनल कमीशन फॉर वुमेन. It was set up as a statutory authority by Parliament in 1992. 1992. It reviews constitutional and statutory safeguards of women and recommend improving the same to government. National Commission for Protection of Child Rights. The statutory body was established in 2000. ये भी स्टैट्यूटरी है. ओके, स्टैट्यूटरी बॉडीज होती है जो किसी एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश की जाए गवर्नमेंट के. ओके, सो in 2007 with the mandate to ensure that all laws, policies, programs and administrative mechanisms are in consonance with the child rights perspective as enshrined in the Constitution of India and also the UN Convention on Rights of the Child. The child is defined as a person in the 0 to 18 years age group. Central Social Welfare Board, CSWB. It was established in 1953 with the objective of promoting social welfare activities and implementing welfare programs for women and children and handicapped through voluntary organizations. Then there is Rashtriya Mahila Kosh, RMK. It was established as an autonomous body under Women Ministry in 1993. It provides credit to NGOs for women development. तो इस कोश से, कोश एक तरीके का फंड है ये. इस फंड से क्या है कि प्रोवाइड किया जाता है क्रेडिट. क्रेडिट इज लोन टू एनजीओज फॉर वुमेन डेवलपमेंट. ग्रांट्स भी यहाँ पे आ सकती हैं. Women organization role in contemporary context. तो जो women organizations हैं उनका क्या रोल है आज के टाइम पे, वो क्या रोल प्ले करती हैं, क्या उनकी इफेक्टिवनेस है, उसके बारे में देख लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट is the emancipator. Women organizations are primarily functioning as emancipator of women from the suppression and oppression of orthodox classes and self-prescribed religious fatwas. It sets women free from outdated regressive social practices and outcomes.
तो एज एन एमेंसिपेटर क्या करते हैं ये लोग की जो भी रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी है, जो भी फतवाज ये मुस्लिम कम्युनिटी में होते हैं फतवाज, ये जो मतलब लीगल बैकिंग कुछ नहीं होती इनकी, एक रिलीजियस एंडोमेंट शो करते हैं और रिलीजियस बेसिस पे, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी के बेसिस पे ये विमेंस पे रिस्ट्रिक्शंस या रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो उन सब से बचाती हैं ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन विमेन को सबके अगेंस्ट खड़ी होती है। एजुकेटर्स, ऑफ कोर्स एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए हमने देखा है कि काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस वर्क कर रही हैं फॉर वुमेन। मोबिलाइजर ऑफ मास, तो दे मोबिलाइज पीपल एट ग्रास रूट लेवल, तो ग्रास रूट लेवल पे लोगों के साथ इंटरेक्शन करना, मासेस को अवेयर करना, अपडेट करना, उनको अपने साथ मिला के काम करना, काम उनका करवाना, ये सब एनजीओज का काम होता है। एंड देन कस्टोडियंस ऑफ राइट्स, कस्टोडियंस कैसे कि ये लोग राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी काम करते हैं, और अगर कोई नई राइट चाहिए, वैसे इंडिया में लॉबिंग एज सच एक तरीके से लीगल चीज नहीं है, यूएस में है, बट लॉबिंग होती तो है, एक तरीके से प्रेशर तो क्रिएट किया जाता है। तो अगर कोई नया राइट वुमेन के लिए बहुत जरूरी है तो उसके लिए इन लोगों के मतलब थ्रू काम किया जाएगा और इवेंचुअली वो मैसेज गवर्नमेंट तक भी पहुंचाया जाएगा। एजेंट्स ऑफ चेंज, ऑफ कोर्स ये लोग अनडाउटेडली चेंज को ब्रिंग अबाउट करने के लिए तो बहुत ज्यादा रोल प्ले करते ही हैं। सो दे आर द एजेंट्स ऑफ चेंज। ये लोग इनफैक्ट लोगों की मेंटालिटी को सीधा सीधा इफेक्ट करने के लिए, स्ट्राइक करने के लिए भी काम करते हैं। तो एक मेंटल चेंज, सोशल चेंज ब्रिंग अबाउट करने में बहुत हेल्प करते हैं। एंड प्रेशर ग्रुप्स, मैंने आपको बताया कि कैसे ये प्रेशर ग्रुप्स की तरह काम करते हैं। जब कोई बहुत जरूरी राइट है तो उस मतलब जो बहुत जरूरी प्रोविजन है जो वुमेन के लिए अवेलेबल होना चाहिए एक जगह पे, जो बहुत जरूरी है, तो उस टाइम पे ये लोग ही उस राइट को ग्रास रूट लेवल से आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम इन्हीं लोगों के थ्रू इजीली की जाती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का क्या है, वो एक बार आएंगी इलेक्शन के टाइम पे, थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करेंगे, उनको सिर्फ अपनी वोट्स से मतलब है, तो कुछ ना कुछ वो थोड़ी बहुत पीपल प्लीजिंग पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवा देंगे और जिसके थ्रू उनको वोट्स कलेक्ट हो जाते हैं। बट देन दीज ग्रुप्स एक्चुअली डू वर्क विद द पीपल, तो इनको पता रहता है कि क्या डेप्रिवेशंस है, क्या प्रोविजंस से इनकी हेल्प हो सकती है डिप्राइव्ड लोगों की, विमेन की, तो वो सब डिमांड्स गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। इनफैक्ट ये प्रोटेस्ट क्रिएट करते हैं, प्रोटेस्ट कंडक्ट करते हैं, धरने वगैरह लगाते हैं, सो दैट गवर्नमेंट तक इनकी डिमांड्स पहुंचे और एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ, क्या है इनकी कि ये अनऑर्गेनाइज्ड है और इनके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, मतलब इनके पास फंडिंग का प्रॉब्लम है। और फिर वो FCRA, ओके, तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं। देन FCRA एक्ट के मैं बारे में बात करी थी, दैट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। उसके बाद नैरो बेस होता है, मतलब जैसे पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, बट इस तरीके की NGOs बहुत ही कम है जिनका बेस काफी वाइड हो, नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे वो लोग प्रॉपर काम करते हो। जैसे फीडिंग इंडिया है, एक फीडिंग इंडिया है, एंड देन देयर इज खालसा एड जो इंटरनेशनल है, एकदम बहुत ही अमेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है। एंड इसके अलावा भी कुछ एक दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत अच्छी NGOs हैं, बट विमेन ऑर्गेनाइजेशंस इस तरीके की बहुत कम है। करप्ट
करप्शन I'm so sorry, please pardon me. करप्शन यहाँ पे भी बहुत ज्यादा होता है. इनफैक्ट ब्लैक मनी को वाइट मनी बनाने के लिए एनजीओज का बहुत ज्यादा यूज होता है. अर्बन सेंट्रिक रहती हैं ये एनजीओज. रूरल एरियाज में इनका चाहे काम रूरल एरियाज में हो, चाहे ये काम जाके रूरल एरियाज में करती हो, बट ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओ क्रिएट की जाती है ये मोस्टली अर्बन ड्वेलर्स के जरिए की जाती है, अर्बन ड्वेलर्स के द्वारा की जाती है. तो प्रॉब्लम क्या रहती है कि उनको रूरल एरिया में जाके काम करना, फिर उन चीजों को समझना, उनके प्रॉब्लम्स को समझना, लोगों का उनके साथ कंफर्टेबल होना, इन सब चीजों में काफी मेहनत और टाइम लग जाता है. अगर कोई रूरल एरिया से ही मतलब उभर के आने वाली एनजीओज हो तो उनसे क्या रहेगा कि जो कि ऑफकोर्स होंगी बट काफी कम है ऑफकोर्स, बट उनसे होगा क्या कि बिकॉज कम क्यों है, कम इसलिए है क्योंकि रूरल एरियाज में मीन्स का एक तो और अवेयरनेस का, दोनों ही चीजों का कम रहती है. हालांकि लोकल लेवल पे संगठन होते हैं वुमेन्स के, महिला संगठन लोकल लेवल पे भी होते हैं, बट वो उस लेवल का चेंज ब्रॉट अबाउट नहीं कर पाते हैं जो ये इस तरीके की ऑर्गेनाइज्ड एनजीओज कर सकती हैं. बट ये अर्बन सेंट्रिक ज्यादा होती है, कंपैरेटिवली अर्बन सेंट्रिक ज्यादा होती है. इंडियन मेल अप्रोच जो है वो इनमें अभी भी देखी जा सकती है. होता क्या है कि जो इंडियन मेल अप्रोच है उसके अंदर होता ये है कि द टर्म जेंडर इक्वालिटी जो है उसको मिसअंडरस्टूड कर लिया जाता है आजकल की वुमेन एनजीओज के साथ. उनको तो बिल्कुल ही ये चीज है कि वो जेंडर इक्वालिटी को एकदम मिसअंडरस्टैंड करके चलते हैं, और वो ट्राई क्या करते हैं कि जो भी मेन करते हैं वो वुमेन भी कर सकती हैं. उस चीज को एम्फसाइज करने की कोशिश करते हैं, इन चीजों को ध्यान में ना रखते हुए कि देयर आर बायोलॉजिकल एंड कल्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स जो वुमेन फेस करती हैं. ठीक है, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग जो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी है वो ग्राउंड लेवल पे और नई कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. मतलब एकदम आप किसी को जाके ये बोलोगे कि नहीं कोई फर्क ही नहीं है तो वो नहीं मानेगा, क्योंकि फर्क तो दिख भी रहा है, महसूस भी कर रहा है वो बंदा. तो अगर कोई पर्सन दोनों चीजें महसूस कर पा रहा है अपनी सोसाइटी में तो बिल्कुल वहां पे उसको ये जाके लेक्चर करने लग जाना या फिर उसके जो बिलीफ सिस्टम चलता आ रहा है उसको एकदम डिनायल में चले जाना उसको लेके, और सामने वाले को ये कन्विंस करना शुरू कर देते हैं कि मतलब कि आपकी सोच कितनी गलत है और किस तरीके से गलत है, वो सब समझाना शुरू कर देते हैं. इंस्टेड ऑफ उन चीजों को समझे पहले और फिर उनको बताएं कि किस तरीके से. इनफैक्ट इस चीज में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. आप उनको एम्पावर करना चाहते हैं तो आप उनको मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बता सकते हैं उनके, क्या उनको बता सकते हैं कि किस तरीके से पहले और आज के टाइम, मतलब एम्पैथी की कमी है सिर्फ यहाँ पे. पूरी की पूरी बात ही है, नो कंसिस्टेंसी इज देयर. एक बार कोई कैंप लगेगा, एक बार किसी गांव में जाएंगे, फिर अगले में जाएंगे, फिर मतलब एक तरीके से वेव तो क्रिएट होती है, देन पॉपुलिज्म भी होता है. उसके बाद फिर वही एफर्ट्स में कंसिस्टेंसी नहीं रहती है उस लेवल की. जैसे कि वुमेन एनजीओज में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इश्यू एक बार ओवर हुआ तो वो डोरमेंट हो जाती है. अचानक से कोई बहुत बड़ा इश्यू इमर्ज होता है तो बहुत सारी एनजीओज एकदम एक्टिव हो जाती हैं, फिर वही एक्टिविज्म उनका इतना कंसिस्टेंट नहीं रह पाता है, फिर वो एकदम डोरमेंट हो जाती है एकदम. हाउ डू आई से दिस इन हिंदी, इररेलेवेंस हो जाती है. उनका रेलेवेंस फिर सेम कंसिस्टेंट रेलेवेंसी उनकी नहीं रह पाती है. अगर कोई एक इश्यू उनको मिल गया है तो फिर वो उसके लिए बहुत ज्यादा फाइट करेंगे, देन उसके बाद वो इश्यू जब या तो सॉल्व हो जाता है या तो खत्म हो जाता है या डाई डाउन हो जाती है वो उनकी जो भी वेव होती है मूवमेंट की, तो वो उसके बाद एक तरीके से अपनी कंसिस्टेंसी लूज आउट कर देते हैं. वो एक नए इशू तक पहुंच नहीं पाते जल्दी से, वो
वो एक रिसर्च और एक एम्पैथी की भावना, वही मैं जैसा कि आपको कह रही थी, वो नहीं है। एकदम से बहुत सारी एनजीओ स्प्राउट हो जाएंगी, अगर कोई इशू आ जाएगा तो फिर वो डाई डाउन हो जाती हैं। और नेक्स्ट इज क्यूरेटिव है, वो प्रिवेंटिव नहीं। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आई तो उसका क्योर ढूंढने की कोशिश करेंगे, बट देन प्रिवेंट उस ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए, इनके प्रिवेंशन के लिए मास एक स्केल पे जो माइंडसेट और सोशल चेंज, सोसाइटी में जो चेंज की जरूरत है, उसके लिए काम इतना ज्यादा नहीं करते, सिंपथाइज नहीं कर पाते हैं मतलब। और सिंपथाइज करते भी है तो लेट्स से कि वो कोई विक्टिम है, उसके साथ सिंपथाइज करेंगे, बट वो पूरे जोर शोर से वुमेन को एम्पावर नहीं कर पाते हैं। इस वजह से एम्पावरमेंट कब होती है, जब वो विक्टिम हो जाते हैं। तो यही चीज अगर आप मतलब अगर आप मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी कंट्री में एज अ होल ही प्रिवेंशन उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, जितना कि बाद में प्रॉब्लम की क्योर्स पे ध्यान दिया जाता है, प्रॉब्लम की प्रिवेंशन पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता। जब तक कोई चीज नहीं हो रही है तो उसको ऐसे ले लिया जाता है कि शायद वो चीज है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, या कभी होगी ही नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं होता है। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो आइडेंटिफाइबल होती हैं वेरी अर्ली स्टेज पे, और उनके लिए वुमेन को एम्पावर करना जरूरी होता है, ताकि वो प्रॉब्लम स्प्राउट आउट हो ही ना। सक्सेस जर्नी ऑफ इंडियन वुमेन सिंस इंडिपेंडेंस, तो ये हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है। हम देखते हैं कि क्या सक्सेस जर्नी रही है इंडियन वुमेन की सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में। प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड इमर्जेंस ऑफ वेलफेयर स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस suppressed the suppression against the women and ensured equal opportunity for them in all walks of life. तो इंडिपेंडेंस के बाद से जो पॉलिटिकल सिस्टम है हमारा, उसमें जो इमर्जेंस हुआ है वेलफेयर स्टेट का इंडिपेंडेंस के बाद से, उसने किस चीज को सप्रेस कर दिया है, सप्रेशन को सप्रेस कर दिया है। कौन से सप्रेशन को? जो अगेंस्ट वुमेन हमारी सोसाइटी में पाया जाता है। प्लीज डू इग्नोर द क्रैकर्स नॉइज, आई डोंट नो हाउ वी कैन मेक पीपल अंडरस्टैंड दिस, कि मतलब इतना ज्यादा कैंपेनिंग होती है, बट स्टिल ओ माय गॉड, शायद कोई ना कोई सेलिब्रेशन कर रहा होगा। और अभी क्रैकर्स अवेलेबिलिटी काफी है, डिस्पाइट सो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस, इतना ज्यादा एनवायरमेंटल कंसर्न्स के बाद भी। दिस इज व्हाट यू कैन हियर ओवर हियर, बट ओके, लेट्स focus on our studies so that we can bring some change, okay, against the women and ensure equality of opportunity। कॉन्स्टिट्यूशन में इग्नोर की इग्नोर नहीं, अवेल करवाई ही है कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ में। सोशल प्रोग्रेस क्या रही है? वुमेन गेन ग्रेटर फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ देयर लाइफ पार्टनर कंपैरेटिवली, ओके। Women also have higher say in divorce and second marriage. Of course, आजकल लोग कहते हैं कि मैरिजेस हैं वो वर्क नहीं कर रही हैं, बिकॉज लोग आजकल लेस टॉलरेंट हो गए हैं। लेस टॉलरेंट टूवर्ड्स वायलेंस, वायलेशन ऑफ राइट्स, अनरीजनेबल restrictions, thank god, so the sound, so unreasonable restrictions जो होती हैं वुमेन के ऊपर लगाई जाती हैं सोसाइटी के थ्रू, और उनको मतलब किसी न किसी तरीके से डोमिनेट करके रखे जाने की कोशिश की जाती है। वो सब अब वुमेन नहीं कर पा रही है, बेयर तो नहीं कर पा रही है। अच्छा, मेयर्स के लिए क्या चीजें बहुत ज्यादा चेंज हुई है? उनके लिए चीजें चेंज यही हुई है कि उनका जो काउंटर पार्ट है वो एम्पावर हो चुका है, पर उनका जो माइंड सेट है खुद का, वो अभी भी वहीं के वहीं अटका हुआ है। तो ये चीज उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जिसकी वजह से फिर वो मतलब
ऑफकोर्स जो मेल शॉविनिज्म की हम बात कर चुके हैं 2 बार पहले भी इस लेक्चर में, तो वो जब बीच में आ जाता है तो उससे क्या होता है कि वो भी नहीं अपने आप को वो भी अपने आप को अपने जो काउंटर पार्ट है उसको अपने इक्वल समझने में अपने आप को छोटा महसूस करना शुरू कर देते हैं, एंड उसके चलते फिर वो डील नहीं कर पाते हैं, अपनी ईगो उनके बीच में आ जाती है, फिर उनका माइंडसेट चेंज अभी भी नहीं हुआ है। तो विमेन तो एम्पावर हो चुकी है, जो विमेन एम्पावर्ड है वो इन सब चीजों को समझेगी भी नहीं, समझना चाहिए भी नहीं, और मतलब क्यों कोई इन सब चीजों से डील करे, वाई समवन हैज टू गो थ्रू ऑल दिस। तो माइंडसेट चेंज की जरूरत है, विमेन में तो है ही, फिर जिस जो एम्पावर हो रहा है और जो एम्पावर होना चाहता है, जिसको एम्पावरमेंट की जरूरत है वो और उसको मिल रही है वो तो होगा, पर चेंज जो है तो विमेन तो अगर विमेन को एम्पावरमेंट देंगे तो वो तो विलिंगली लेगी, राइट। बहुत रेयर कोई ऐसा केस होगा जो कहेगी नहीं नहीं हमें एम्पावरमेंट करो, कोई भी नहीं ऐसा कहेगा, कोई भी ह्यूमन बीइंग ऐसा नहीं कहेगा, बी इट मेल और फीमेल। तो फीमेल्स भी क्यों, मतलब अगर उनको एम्पावरमेंट मिल रही है तो वो एम्पावर हो रही है, वो उसको एक्सेप्ट कर रही है, और क्योंकि वो एम्पावर्ड है, बट जो काउंटर पार्ट है उसका माइंडसेट उस स्केल पे चेंज नहीं कर पा रहे हैं हम सोसाइटी में, इस वजह से ये सब चीजें इमर्ज होती हैं, और इनमें अब विमेन भी पीछे नहीं हटती है, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी के मेजर सब चीजें प्रोवाइडेड है कोर्ट के थ्रू, एंड व्हाई शुड समवन face anything adverse in their lives when there are way outs possible. So सोसाइटी के डर से थोड़ा बहुत मतलब झिझकने के बाद भी लोग ये स्टेप ले ही लेते हैं जब चीजें अनबियरेबल रहती हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, shedding their traditional housewife role, women made parallel inroads in economic sphere with respect to their male counterparts. So of course इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तो वुमेन ने बहुत ही ज्यादा रोल प्ले किया है। आपके पास इतने सारे बैंक CEOs हैं जो वुमेन है, टू नेम अ फ्यू, चंदा कोचर सबको पता है ICICI, देन देयर इज अरुंधति भट्टाचार्य फ्रॉम SBI, Kiran Majumdar is there from Baikan Technology, and then there is Indra Nui from PepsiCo। तो ये सारी कुछ लीडिंग इकोनॉमिक स्फेयर में विमेन रही हैं, और इसके अलावा बहुत सारी इकोनॉमिक कोऑपरेटिव्स भी विमेन के थ्रू विमेन रन किए जाते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी काफी रहा है, बट पहले ये देख लेते हैं। इंडियन वुमेन आल्सो प्रूव देमसेल्व्स एज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग लीडरशिप रोल्स इन इकोनॉमिक स्फीयर्स। तो एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए हैं, एग्जांपल्स हैव बीन Nui, then there is Arundhati Bhattacharya, there was Chanda Kochar। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर चुके हैं किसी न किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस का रोल। Political participation, Indian women also proved their mettle in governance and administration in the country. India has pride of producing many successful women CMs. So CMs like Mayawati, Mamata Banerjee, Jayalalitha. What a personality. Okay. Then it was the woman PM Indira Gandhi, also known as Iron Lady, who demonstrated the word about India's power. Very popular, very popular leader she was. And also 1971 Bangladesh liberation. Can we forget Green Revolution? And can we forget emergency? And sorry, just a minute. Okay. Emergency. Can we forget emergency? And then can we she did things that were really good, she did things that were really dark for the democracy of India. And then there was Indira Hatao,
versus Garibi Hatao, which made her all the more popular for the masses. And then there was this thoda dark color. Okay. Then there was this instance when V.V. Giri, who was, informally supported by Indira Gandhi, defeated N. Sanjeeva Reddy, who was official candidate of Congress for presidential elections. Can we acknowledge the fact that this woman really had, best of everyone and did such things? Okay. India's largest political party, INC, was controlled by a woman, that is Sonia Gandhi, for about 25 years. That's right. Okay. तो साइंटिफिक अचीवमेंट्स देख लेते हैं. प्रूविंग गांधीजी's words that women is more fitted than men to take exploration. Indian women excelled in science and technology, sidelining wrong medieval perception women demonstrated. तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या काम किया उन्होंने? दे वेंट टू पार इन दिस फील्ड. ओके, क्या काम किया देख लेते हैं. तो क्या साइंटिफिक अचीवमेंट्स रही हैं? वी हैव कल्पना चावला. फर्स्ट ऑफ ऑल, कल्पना चावला वाज देयर. इंडियन ओरिजिन की थी, इंडिया से अपनी एजुकेशन इन्होंने कंप्लीट की थी. एंड देन देयर वाज टेसी थॉमस. देयर इज टेसी थॉमस हु इज आई एम सो सॉरी, थॉमस, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, अग्नि सीरीज के लिए. शी इज नोन फॉर अग्नि सीरीज. एंड देयर इज अन्ना मनी हु इज meteorologist, Anna Mani. So sorry. Then there is Dr. Aditi Pant, who is oceanographer. Aditi Pant. Yeah. Okay. तो इसके अलावा हम देखते हैं नेक्स्ट कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस देख लेते हैं पहले. इंडियन वुमेन ऑल्सो शोकेस देयर कल्चरल सेंस इन फील्ड्स लाइक म्यूजिक, सिनेमा, स्पोर्ट्स. वुमेन लाइक MS सुब्बुलक्ष्मी, रुक्मिणी देवी, लता मंगेशकर, PT उषा एटसेट्रा. एंड यहाँ पे अब हम न्यू नेम्स पे ऐड कर सकते हैं, सच एज साइना नेहवाल. देयर इज PV सिंधु. देन देयर इज PV सिंधु के बाद विमेन क्रिकेट टीम से भी देयर आर विमेन्स. मुझे नेम एग्जैक्टली याद नहीं है, पर यही से हमें पता चलता है ना कि क्रिकेट, जो कि इंडिया का इतना फेमस स्पोर्ट है, मतलब मुझे भी नहीं याद है एज अ गर्ल, विच इज आई डोंट नो हाउ आई शुड फील अबाउट इट, लाइक वेरी बैड ऑफ कोर्स. बट आई विल गो एंड गूगल सम ऑफ द नेम्स राइट नाउ. But there is one very famous जिसका मुझे नेम याद था and it's just skipping my mind. But अगर यहीं पे मुझसे कोई मेल क्रिकेटर्स का नेम पूछ ले तो डजन तो मैं काउंट करवा ही दूंगी. तो इंडिया में क्रिकेट इतना फेमस स्पोर्ट है, बट स्टिल वी डोंट नो. हमें मेल्स का ऑफ कोर्स याद रहेगा, बट वी डोंट नो हाउ व्हाट ऑल विमेन क्रिकेटर, हाउ मेनी ऑफ अस वुड बी नेम. आई मीन लोगों को पता होगा, आई एम श्योर. देन मुझे अभी नहीं याद आ रहा है. और मतलब है कंपैरेटिवली इतना ज्यादा वो लोग फेमस नहीं है, बट यही से विमेन का स्टेटस और स्टेट पता चलता है ना इंडिया में. सिनेमा से आई रियली एडमायर हर. व्हाट अ वुमेन. एंड देन there are more women from sports, dance, music in India. Problems देख लेते हैं what women are facing in 21st century, because of course problems तो अभी भी हैं. Can we deny? No, we cannot. There is female infanticide, yes. तभी तो sex ratio अभी भी हमारा ऊपर नीचे रहता है. There is worst child sex ratio.
वर्स्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो, चाइल्ड अब्यूज इज देयर, छोटी छोटी बच्चियों को भी लोग, ओ माय गॉड, inferior treatment to women, problem of dowry, domestic violence, harassment at workplace, safety issues, then thankless jobs of housewives, low literacy, trafficking, less economic engagement, lack of political participation. अभी भी इंडियन पार्लियामेंट में वुमेन को रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पे डिबेट है. SC ST OBC पे नहीं है. कास्ट सिस्टम को फॉर्मलाइज कर रखा है वोट बैंक के नाम पे, बट वुमेन को पार्टिसिपेशन अभी भी नहीं है रिजर्वेशन के थ्रू. तो मतलब वुमेन को तो वो लोग काउंट ही नहीं कर रहे हैं ना एज अ कम्युनिटी जो कि इम्पोर्टेंट है. वो तो SC ST OBC के थ्रू ही उनको कवर कर ले रहे हैं. तो वुमेन उनके लिए एज अ जेंडर जो कि एक डिप्राइव्ड रहा है वो अभी भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. लोकल बॉडीज में जरूर उनको मिला है, बट अगर पार्लियामेंट में वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो कैन यू इमेजिन कितने अच्छे से चेंजेस आ पाएंगे इंडिया में. वुमेन एम्पावरमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स देख लेते हैं. नेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन 2016. सॉरी, जस्ट अ मिनट. Yeah, so there is National Policy for Women 2016. Then there is Reservation for Women in Local Self-Government. ये हमने देखा था. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में आप सबने सुना होगा. राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ adolescent girls, that is SABLA. It provides health and nutrition assistance facilities for adolescent girls, including dropout girls. It also educates them about public services and trains them on skills for self-development. तो स्किल्स प्रोवाइड करते हैं सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं स्कीम के अंडर, देन अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं रिगार्डिंग वेरियस पॉलिसीज एंड देयर राइट्स. किशोरी शक्ति योजना, इट एम्स टू एम्पावर एडोलेसेंट गर्ल्स सो एज टू एनेबल देम टू टेक चार्ज ऑफ देयर लाइव्स. तो एडोलेसेंट गर्ल्स को एम्पावर करते हैं. ओके, नेक्स्ट है वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट WIFS प्रोग्राम. तो इसमें क्या होता है, आयरन एंड फॉलिक एसिड का के लिए टैबलेट्स दिए जाते हैं. इट एम्स टू मीट चैलेंज ऑफ एनीमिया. एनीमिया का हाई इंसिडेंस जो है इंडियन वुमेन के अंदर, उससे फेस करने के लिए ये सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं. देन देयर इज Ujjwala, a comprehensive scheme for prevention of trafficking and rescue, rehabilitation and reintegration of victims of trafficking and commercial sexual exploitation. Then there is Janani Suraksha Yojana, जिसके अंदर प्रमोट करते हैं institutional deliveries. उसके अलावा फ्री प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर भी प्रोवाइड की जाती है. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, ये अकेली एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर वेज कॉम्पनसेशन भी मिलता है ड्यूरिंग मैटरनिटी लीव वुमेन को. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं मैटरनिटी बेनिफिट सिस्टम की स्कीम है ये, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना. और इट इज ऑलमोस्ट मैटरनिटी बेनिफिट नॉट लेस देन ₹6,000 उनको मिलता है इस स्कीम के अंदर. वुमेन हेल्पलाइन स्कीम इज ऑल्सो देयर, जिसके अंदर हमारी वुमेन की हेल्पलाइन का नंबर रहता है जिसमें आपको कोई भी इमरजेंसी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं. नंबर क्या है, नंबर है 1091 या फिर 112. ओके, वन स्टॉप सेंटर स्कीम, जिसमें कि वुमेन का कोई भी असिस्टेंस चाहिए, किसी भी तरीके का सपोर्ट चाहिए, वो एक ही रूफ के अंडर मिलता है, चाहे वो वुमेन अफेक्टेड बाय वायलेंस हो या पब्लिक और प्राइवेट स्पेस में कोई उनके साथ छेड़खानी की गई हो. जेंडर बजटिंग एक
कन्वेंशन न्यूज स्टार्ट की गई थी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में जेंडर सेंसिटिव बजट के लिए। क्या होता है कि मनी अलॉट करके रखा जाता है, मनी साइड करके रखा जाता है फॉर वुमेन एट पॉलिसी स्टेज इटसेल्फ। जहां से पॉलिसी फ्रेमवर्क होना है वहीं पे वुमेन के लिए अलग से एक वुमेन के ओरिएंटेड कामों के लिए अलग से बजट का कुछ हिस्सा रख दिया जाता है। नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इज देयर। Last but not the least, it aims to achieve holistic empowerment of women through convergence of schemes or programs of different ministries or department of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। तो ये कोऑर्डिनेटिंग मिशन है जो बहुत सारी स्कीम्स है वेरियस डिपार्टमेंट्स की, उनमें इनको इसके अंदर आती है। ये एक अम्ब्रेला स्कीम इसको हम कह सकते हैं, जिसके अंदर कई सारी स्कीम्स आती हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स की, और उनमें कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश होती है इस अम्ब्रेला स्कीम के अंदर। और इससे क्या किस चीज के लिए काम करते हैं? होलिस्टिक एम्पावरमेंट के लिए वुमेन की अलग अलग डिपार्टमेंट्स। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर पेशेंस। May you have a nice day. And good luck. Keep studying. Stay motivated. Thank you.